नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आज पुनः विद्यार्थियों से जो हमने दृढ़ संकल्प लेके चल रहे हैं उसी की आज हम आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन करा दें, परिचय करा दें। हमने ये प्रतिबद्धता अब स्थापित कर ली है, मन में सोच लिया है कि पहले विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूलभूत अवधारणाओं को क्लियर किया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो जानकारियां हैं, आपको मूलभूत जानकारियां हैं जो प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और विश्वविद्यालय में यहाँ पर आपको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे उनको, वो आपके बहुत काम आएंगे आगे। तो अपन ने उन वीडियो में इन सब चीजों को पढ़ लिया। ये हमने इतने पॉइंट्स लिखे थे, इतने पॉइंट्स को पढ़ाना, तो मैं इतनों को पढ़ा चुका हूँ। अब अपन आ गए हैं, ये वाला भी पढ़ा दिया। इसके पूर्व के वीडियो में सारी चीजों का अवलोकन करा दिया गया है, उनको अध्ययन करा दिया गया है। आज अब हम पढ़ रहे हैं संयोजकता और उसके प्रकार। ये बहुत काम आने वाली चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है। चूंकि जैसे अभी विलियन में यहाँ ऊपर ये लिखा था विलायक, विलियन, विलेय, तो मैंने बोला था शक्कर और नमक दोनों विलेय है। शक्कर भी घुलती, नमक भी घुलता है, लेकिन शक्कर अनपघट्य है और नमक विद्युत अपघट्य है। क्यों भैया? तो विद्युत अपघट्य इसलिए है कि जो नमक है वो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसलिए उसमें धारा बह जाती है। और शक्कर विद्युत अनपघट्य है क्योंकि वो सह संयोजकता प्रदर्शित करती है, यानी वो सह संयोजी पदार्थ है। फिर ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसके पूर्व के पीरियड में पढ़ाया कि विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलेय जो घुलता है, विलायक जो घोलता है, और मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर मैंने विलेय के बारे में बोला कि विलेय दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य। विद्युत अपघट्य वो हुए जिनके विलयन में धारा बह जाती है, और विद्युत अनपघट्य वो हुए जिनके विलयन में धारा नहीं बहती। कारण, तो विद्युत अपघट्य वो वाले विलयन हुए जो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत संयोजी पदार्थ हुए जैसे नमक। और सह संयोजकता प्रदर्शित करने वाले सह संयोजी पदार्थ जो हैं, जितने कार्बनिक यौगिक हैं जैसे शक्कर, वो विद्युत अनपघट्य है क्योंकि उनके विलयन में धारा नहीं बहती। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं विलयन तो आपको संयोजकता शामिल हो रही है। आप बोल रहे हो विलेय अपघट्य है, विद्युत संयोजी है, यानी आपको मालूम तो होना चाहिए विद्युत संयोजकता क्या है। शक्कर विद्युत अनपघट्य है, वो सह संयोजी पदार्थ है। तो क्यों सह संयोजी है, सह संयोजकता क्या होती है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये मूलभूत अवधारणाएं कहलाती हैं जो हमारे दिमाग में पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। तो अपन अपनी बात पर आते हैं। संयोजकता मतलब क्या? कोई भी परमाणु तब तक क्रिया करता है जब तक कि उसके सबसे बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन और जो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए सबसे बाहरी कक्षा में, तो वो स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है। जैसे अपने को 10 रोटी की भूख लगी है, हमने 10 रोटी खा ली तो हम शांति से इत्मीनान से सो जाएंगे, मतलब अपने को आराम लग जाएगा। वैसे ही है कि परमाणु तब तक क्रिया करता है जब तक कि उसके सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, आदान प्रदान भी करता है, समझौता भी करता है, मतलब साझेदारी भी करता है, और दोनों चीजें करता है, आदान प्रदान भी करता है और साझेदारी भी करता है। तो इलेक्ट्रॉनों को अपने सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए साझा करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, या दोनों प्रक्रियाएं करना पड़ती हैं। ये उनकी संयोजकता कहलाती है। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता कहलाती है। अभी तो अपन मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। संयोजकता को हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता और ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक लगातार बढ़ती है, लेकिन हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से घट के 1 हो जाती है। फिर सुनिए
ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नहीं है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है ना। तो संयोजकता जो ऑक्सीजन के प्रति और हाइड्रोजन के प्रति है, मतलब संयोजकता को 2 के प्रति प्रदर्शित किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रति और हाइड्रोजन के प्रति। ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। कैसे? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 2। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 5। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, तो ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 7। अब ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन के प्रति किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 2। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, तो उसके हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 3। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 4। अब यहां से किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, तो 8 के लिए कितने की जरूरत? 3, तो हाइड्रोजन के प्रति उसकी संयोजकता 3। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, जैसे ऑक्सीजन में सबसे बाहरी कक्षा में 6, इसको 8 के लिए 2 की जरूरत, तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 2। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, जैसे क्लोरीन 7, 8 के लिए 1 की जरूरत, तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक लगातार बढ़ती है, यानी किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता होगी। लेकिन हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लेन देन पर निर्भर करती है। 4 तक तो बढ़ती है, फिर घट के 1 हो जाती है। अब अपन आगे चलते हैं। संयोजकता का विस्तृत रूप यह है कि संयोजकता 3 प्रकार की होती है। पहली है विद्युत संयोजकता, दूसरी सहसंयोजकता, तीसरी उपसह संयोजकता। विद्युत संयोजकता मतलब क्या है? जैसे सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 8, 1। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया परमाणु तब तक क्रिया करता है जब तक उसके सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो अब क्या होगा? इसको 8 के लिए तो 1 की जरूरत है, लेकिन इसको 8 के लिए 7 की जरूरत है। 7 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो ये क्या करता है? अपनी बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये कहलाता है दाता, ये कहलाता है ग्राही। ठीक है ना? इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके हो गए 2, 8 और इसके हो गए 2, 8, 8। अब आगे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो सुनिएगा ध्यान से, सोडियम में प्रोटॉन भी 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, कट के 0 हो जाता है। लेकिन सोडियम में जो प्रोटॉन है वो 11 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसके 10, मतलब सोडियम पर अपने आप धन 1 आवेश आ गया 1 इलेक्ट्रॉन देने से। क्लोरीन, क्लोरीन में 17 परमाणु, 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन में पहले 17 ऋण थे, 17 धन थे, कट के 0 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 17 है, तो क्लोरीन पर ऋण 1 आवेश आ जाता है। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और NaCl बना लेते हैं, धन 1 ऋण 1 कट गया, ये बन जाता है। ये Na और Cl के बीच में जो बल रेखाएं चलती हैं उनको विद्युत संयोजी बंध या विद्युत संयोजी बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन दान किया और इसने इलेक्ट्रॉन दिया। काय के लिए? सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन
सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने को बोलते हैं स्थायी विन्यास प्राप्त करना। तो विद्युत संयोजकता की परिभाषा क्या हुई? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से स्थायी विन्यास प्राप्त करना, यानी अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना विद्युत संयोजकता कहलाता। तो अर्थात के बाद की चीज मत बोलो, आप तो पहले का बोलो। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से स्थायी विन्यास प्राप्त करना विद्युत संयोजकता कहलाता है। इसको प्रदर्शित करने वाले पदार्थ विद्युत संयोजी पदार्थ कहलाते हैं और इनके बीच में पाई जाने वाली बल रेखा या बंध को विद्युत संयोजी बल रेखा या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अब दूसरी बात, सह संयोजकता। जैसे हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में साझा कर लिया, तो साझेदारी पर दोनों का बराबर का अधिकार होगा, इसका भी अधिकार इसका भी अधिकार। तो ये 2 इसके भी कहलाएंगे, 2 इसके भी कहलाएंगे, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु आसपास आ गए, इन्होंने दोनों का साझा कर लिया, 2 का और 2 का साझा कर लिया, तो 6 और 2 8 इसके भी कहलाएंगे, 6 और 2 8 इसके भी कहलाएंगे। यानी इनने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो अपन ने इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाया, द्विबंध लगाया। इनने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरे नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते। 8 के लिए दोनों को 3-3 की जरूरत है, तो इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। साझेदारी पर दोनों का अधिकार बराबर होगा, तो 5 और 3 8 इसके भी कहलाएंगे, 5 और 3 8 इसके भी कहलाएंगे। तो ये इन्होंने आपस में साझेदारी करके स्थायी विन्यास प्राप्त किया है, इसे हम सह संयोजकता कहते हैं। इनने 3 का किया तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो इसकी परिभाषा बोलेगी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से स्थायी विन्यास प्राप्त करना विद्युत संयोजकता। इसकी परिभाषा होगी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से स्थायी विन्यास प्राप्त करना सह संयोजकता। इसको प्रदर्शित करने वाले पदार्थ सह संयोजी पदार्थ कहलाते हैं और इनके बीच पाए जाने वाले जो बंध है इनको सह संयोजी बंध कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अब आपने बोला था ना कि नमक पानी में घुल जाता, कारण पानी ये विद्युत संयोजी बंधों को काट देता है, घुल जाता और उसमें धारा बह जाती है, ठीक है ना। अब अपन आगे आते हैं उप सह संयोजकता। इन दोनों का मिश्रित रूप उप सह संयोजकता है। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास ऑक्सीजन आया दूसरा परमाणु, इसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने साझेदारी कर ली, तो इसके भी 6 और 2 8 इसके भी कहलाए और 6 और 2 8 इसके भी कहलाए, दोनों साझेदारी कर ली। अचानक तीसरा परमाणु ऑक्सीजन का आ गया, उसने कहने लगा कि हमको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक इसका, इसको दान कर दिया इधर। पहले इसने साझा किया यानी सह संयोजकता, फिर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो देने को विद्युत संयोजकता कहते हैं। तो सह संयोजकता, विद्युत संयोजकता ये कहलाती है उप सह संयोजकता। यहाँ ध्यान दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वापस लौटते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सल्फर का एक ऑक्सीजन का, ये चक्कर गति करते रहते हैं। ये उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, वो मजेदार भी है और समझ में भी बहुत जल्दी आता है। ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। सल्फर और ऑक्सीजन की दोस्ती हो गई, इन्होंने एक दुकान खोली और साझेदारी करके व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया इन दोनों ने। अचानक ऑक्सीजन का भतीजा आ गया, इनने इसके पैर पड़े, चाचा हमें भी धंधे पे लगा लो, काम पे। तो ये बाजू में खड़े हो गए, तो चाचा और भतीजे ने मिलकर दिमाग लगाया कि चाचा ने भतीजे से बोला तुम एक काम करो, कल आना सुबह दुकान और इनके पैर पड़ना, और क्या कहोगे कि ये हमारे चाचा हैं और आप दोस्त हो तो
बटर लगाना है, मक्खन। तो ये सवेरे पहुंच के दुकान, इन्होंने बोला इनके भी पैर पड़े, इनके भी पड़े। तो इन्होंने पूछा ये कौन? तो इन्होंने बताया कि हमारा भतीजा है। तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो भतीजा है ये भी व्यवसाय करना चाहता है। तो सलमा थोड़ा समझदार थे, इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हमने इनको दे दिया तो ये दोनों अलग दुकान खोल के बैठ जाएंगे। तो सल्फर ने, दोनों दोस्तों ने विचार, सल्फर होशियार था तो इसने इनको समझाया कि अपने भतीजे को पड़ोस में दुकान खुलवाओ। ठीक, तो इन्होंने बाजू में दुकान खुलवाई। फिर एक और समझदारी का काम किया, अब इसको 8 चाहिए ना, 2 2 4 चाहिए, 2 चाहिए। तो इसने क्या किया, अपना एक और इनका एक, अपने खुद के 2 नहीं दिए, इसका एक यहाँ भेजा और नियम बना दिया कि रोज सुबह यहां से जाएंगे और रोज शाम को लौट के जाएंगे दोनों। मतलब इनके गले में से 2 निकलेंगे, जाएंगे, जब तक व्यवसाय करेगा शाम को लौट आएंगे। यानी कहने का मतलब कि सल्फर ने ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन चाचा भतीजे की बातों में नहीं आया और उसने ईमानदारी से ऐसा काम किया कि भतीजे को भी बुरा ना लगे और चाचा को भी ना लगे। तो चाचा भतीजा के साथ में व्यवसाय के साथ इसका व्यवसाय भी चलने लगा। ये कमजोर होती है, सबसे कमजोर संयोजकता उपसय संयोजकता। कारण ये दो जो यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ लौटते हैं, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। सबसे मजबूत संयोजकता जो है वो है सह संयोजकता। ये सबसे मजबूत है। सह संयोजी जो बंध होते हैं ये सबसे मजबूत होते हैं और सबसे कमजोर बंध होते हैं उपसह संयोजी बंध, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो संयोजकता की ये परिभाषा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में तो ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 2 3 4, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, ये धन है, ये धन ऋण। तो संयोजकता को प्रदर्शित करने का ये विधि है। ऑक्सीजन जैसे क्लोरीन में ये होता है, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में 5, कार्बन में 3, है ना। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते सबसे बाहर, तो उसकी ऑक्सीजन के प्रति भी संयोजकता 4, हाइड्रोजन की भी 4। नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता तो ऑक्सीजन के प्रति तो 5 हो गई, हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता ऋण 3 हो जाएगी। ध्यान दें, अपन इतनी सारी विषय वस्तु को पढ़ने के बाद आगे अगला जो विषय वस्तु है मूलभूत अवधारणाओं की अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तो आपको वर्तमान में संयोजकता से संबंधित अगर ये वीडियो पसंद आया हो मूलभूत अवधारणाओं का, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब आप हमको फॉलो और लाइक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मूलभूत अवधारणाओं का प्रत्येक वीडियो देखना है और अपनी कॉपी में कलमबद्ध तरीके से एक के बाद एक विस्तृत रूप से लिखना है, जो पूरे जीवन भर काम आने वाला है। ज्ञान अक्षय निधि है जिसकी चोरी नहीं होती, जो जीवन पर्यंत दुगनी ऊर्जा से बढ़ता है। जैसे हीरे को जितना चमकाया जाता है वो उतना चमकता है, वैसे हमारा बुद्धिमत्ता, बुद्धि कौशल, ज्ञान का अर्जन जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपका बुद्धि विकास, बुद्धि कौशल, बुद्धिमत्ता उतनी बढ़ेगी। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लगातार अध्ययन करते रहें। हाँ, इस बात का जरूर हमें दुख है कि आपको हम स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लाइव पढ़ा रहे हैं। नमस्कार।